वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के साइंस का चैप्टर 4 परमाणु की संरचना। हमने इससे पहले चैप्टर 3 में पढ़ा था कि जो पदार्थ का जब से छोटा से छोटा कण अब अविभाज्य कण होता है वो उसे परमाणु कहते हैं, जिसमें हमने डाल्टन के सिद्धांत के द्वारा पढ़ा था कि परमाणु एक अविभाज्य कण होता है पदार्थ का। लेकिन अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि परमाणु अविभाज्य कण अब नहीं रहा, अब परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। ये किस प्रकार से किया जा सकता है ये इस चैप्टर में पढ़ेंगे। परमाणु अविभाज्य नहीं होते हैं, ये विभिन्न अपरमाणु कणों द्वारा निर्मित होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से परमाणु बना हुआ होता है, यानी कि परमाणु के अंदर भी छोटे छोटे अणु होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रमुख हैं। हम सबसे पहले इनमें से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को समझेंगे। इलेक्ट्रॉन कहते किसे, तो सबसे पहले जानेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने सन 1897 में की थी, और कैथोड रे ट्यूब पर प्रयोगों के आधार पर थॉमसन ने यह निष्कर्ष निकाला कि कैथोड किरणें अत्यंत सूक्ष्म ऋणावेशित कणों से निर्मित होती हैं। थॉमसन ने इस कणों को कणिका कहा, जो बाद में इलेक्ट्रॉन कहलाए। यानी कि उसने क्या किया कि कैथोड रे जो एक ट्यूब द्वारा उसने प्रयोग किया, और इसने बताया कि इससे कैथोड किरणें निकलती हैं, वे अत्यंत सूक्ष्म और ऋणावेशित होती है, यानी उनपे माइनस चार्ज होता है। उनपे जो आवेश होता है, जिनपे जो चार्ज होता है वो माइनस में होता है। उन किरणों को उसने कणिका कहा, जो बाद में इलेक्ट्रॉन कहलाए। इस पे ध्यान रखना है आपको, इलेक्ट्रॉन पे आवेश ऋणात्मक होता है और इसका द्रव्यमान नगण्य होता है, और इसे E- से प्रदर्शित किया जाता है। इसकी सबसे मुख्य बात है जो ध्यान रखने वाली, इसका द्रव्यमान नगण्य होता है और इस पर ऋणात्मक आवेश होता है। जो दूसरा है वो है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की खोज की थी ई गोल्डस्टीन ने सन 1886 में। गोल्डस्टीन ने कैनाल रे प्रयोग से प्रदर्शित किया कि ये विकिरणें धनात्मक आवेशित हैं। इसके बाद इन्हें बाद में प्रोटॉन कहा। इसका आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही होता है, जबकि जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना ज्यादा होता है। तो प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन ठीक इलेक्ट्रॉन का विपरीत है, लेकिन जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन में माइनस है जबकि प्रोटॉन में प्लस है। लेकिन जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन में 2000 गुना ज्यादा है। जो प्रोटॉन है उसको P+ से दर्शाया जाता है। इसमें धनात्मक आवेश होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें कैथोड रे प्रयोग द्वारा उसे खोजा गया था, और इसे कैनाल रे प्रयोग द्वारा खोजा गया था। कैनाल रे क्या है, ये हम कैनाल रे की परिभाषा इस तरह से दे सकते हैं कि ये एक धनात्मक आवेशित विकिरण है। कैनाल रे क्या है, धनात्मक आवेशित विकिरण। अब हमने जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को समझ लिया है, तो अब हम समझेंगे विभिन्न जो वैज्ञानिक हुए हैं उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए परमाणु मॉडल। उन्होंने जिस तरह से डाल्टन ने परमाणु मॉडल को प्रस्तुत किया था कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता, इस प्रकार धीरे धीरे जैसे जैसे साइंस का और भी आविष्कार हुआ या साइंस में जैसे जैसे तरक्की हुई, तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने जो परमाणु पर अलग अलग सिद्धांत देने शुरू कर दिए। तो इसके बाद जो पहला सिद्धांत दिया था वो थॉमसन ने दिया था। थॉमसन ने कहा परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। थॉमसन ने कहा कि जो परमाणु है वो एक धनावेशित गोला है जिसके अंदर छोटे छोटे ऋणावेशित कण है वो इसके अंदर धसे रहते हैं। तो इसने किस तरह की थ्योरी दी, इसको हम देखेंगे कि थॉमसन ने कहा परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से तरबूज के अंदर बीज धसे हुए होते हैं या केक के अंदर मेवे धसे हुए होते हैं। थॉमसन ने कहा कि परमाणु जो होता है वो एक धनावेशित गोला होता है। जिस प्रकार से जो तरबूज होता है उसके अंदर जो बीज होते हैं वो उसको उसने ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन कहा, और जो तरबूज होता है उसे उसने धनात्मक परमाणु कहा। और थॉमसन ने परमाणु के कुल आवेश को उदासीन बताया, क्योंकि उसने कहा कि जो उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो माइनस में होते हैं,
जबकि उसका जो गोला होता है वो प्लस होता है। इस वजह से ये प्लस और माइनस मिलकर एक उदासीन परमाणु का निर्माण करते हैं। थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियां क्या थी? तो थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल में ये नहीं समझा सके कि परमाणु में धनावेश किस प्रकार ऋणावेशित कणिकाओं को अपनी तरह अंतर्निहित करता है। यानी कि वो इस बात को बताने में असमर्थ रहा कि किस तरह से जो ये माइनस के इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु के साथ जुड़े किस तरह से हैं। और दूसरा था कि यह मॉडल परमाणु की स्थिरता समझाने एवं नाभिक की उपस्थिति बताने में असफल रहा। तो इसमें यह नहीं बताया गया था कि पॉजिटिव चार्ज वाला परमाणु है वो कहाँ है, पूरे परमाणु में है या कहीं बीच में है। यानी उसने जो सेंटर पॉइंट है या केंद्र के बारे में इस मॉडल में किसी तरह की बात नहीं की थी। तो ये इसकी दो कमियां थी थॉमसन के मॉडल की। और नेक्स्ट है वो हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड ने एक सोने की पतली परत ली और उस पर अल्फा कणों की बौछार की। अल्फा कण क्या होते हैं? अल्फा कण हीलियम के द्विआवेशित कण होते हैं जिनका द्रव्यमान 4 यूनिफाइड होता है और ये धनावेशित होते हैं। तो उसने सबसे पहले क्या किया कि एक सोने की पतली परत ली, उसमें से उसने जो अल्फा कण थे उनको उसके ऊपर छोड़े और उसके जो निष्कर्ष थे वो इस प्रकार से उसने निष्कर्ष निकाले। उसने देखा कि जो अधिकतर अल्फा कण है वो अपने मार्ग से विक्षेपित हुए बिना सोने से निर्मित परत के सीधे बाहर चले गए। यानी कि जो अधिकतर जो अल्फा कण थे वो उस सोने की परत से टकराए बिना सीधे उसके आर पार चले गए। तो उसने इस बात से निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के भीतर बहुत सा अवकाश होता है। यानी कि जो परमाणु है उसके भीतर अधिकांश भाग रिक्त होता है। इसी वजह से जो अल्फा कण थे वो बिना कोई रेस्पॉन्स दिए सीधे ही उस सोने की परत को पार करके आगे निकल गए। और जो दूसरा इसने निष्कर्ष निकाला, बहुत कम अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हुए, जिससे इसने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम होता है। यानी कि अधिकांश तो अल्फा कण उस परत के सीधे से बाहर निकल गए, लेकिन कुछ जो अल्फा कण थे वो उसके अंदर जो धनावेशित कण थे उनसे टकराकर थोड़े से विचलित हो गए। तो इसने कहा कि जो परमाणु के धनावेशित भाग है वो बहुत कम होता है, क्योंकि बहुत कम ही अल्फा कण उस परतों से टकराए थे। और जो तीसरा इसने निष्कर्ष निकाला कि बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए। यानी कि 180 डिग्री पर विक्षेपित होने का मतलब यह है कि बहुत से अल्फा कणों में से बहुत ही कम अल्फा कण ऐसे थे जो वहां से टकरा कर ठीक वापस उसी दिशा में आ गए जहां से वे निकले थे। यानी पूरा 180 डिग्री का कोण, यानी एक सीधी लाइन में वो गए और उसी सीधी लाइन में वो वापस आ गए। ऐसे कण बहुत कम थे। इससे इसने ये निष्कर्ष निकाला कि धनावेशित भाग है वो परमाणु के बहुत कम आयतन में निहित है। यानी कि जो उसकी वो छोटी से छोटी जगह पर वो एक धनावेशित भाग निश्चित है। इसी आधार पर जो रदरफोर्ड ने वो सोने की पत्ती और अल्फा कण वाला जो प्रयोग किया, इस आधार पर रदरफोर्ड ने एक नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया परमाणु का। वो नाभिकीय मॉडल क्या है वो हम देखेंगे अभी। इसने नाभिकीय मॉडल में बताया कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश एवं द्रव्यमान उसके केंद्र में निहित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। रदरफोर्ड ने देखा कि जो बहुत ही कम अल्फा कण थे वो 180 डिग्री का कोण बना रहे थे। तो उसने उन 180 डिग्री के कोण बनाकर जो वापस लौट रहे थे अल्फा कण, उस जगह को उसने नाभिक कह दिया। तो उसने क्या कहा कि जो परमाणु का संपूर्ण धनावेश एवं द्रव्यमान उसके केंद्र में निहित होता है, उसे नाभिक कहते हैं। और जो दूसरा इसने निष्कर्ष निकाला और जो दूसरा पॉइंट था वो था नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या की 10 की पावर 5 गुना छोटी छोटी होती है। यानी कि जो नाभिक होता है वो परमाणु की तुलना में बहुत अधिक छोटा होता है। जो अगला पॉइंट इसने निकाला वो है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं। इसने कहा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसने ठीक उसका उल्टा कहा। थॉमसन ने कहा था कि जो गोला होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं, जबकि रदरफोर्ड ने कहा कि एक गोला होता है जिसके नाभिक के अंदर तो चार्ज वाले कण पॉजिटिव चार्ज वाले कण या अणु होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चारों ओर इसके गति करते रहते हैं। और दूसरा थॉमसन ये बताने में असमर्थ रहा था कि ये जो नेगेटिव आवेश वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन के साथ किस तरह से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए
इसके विपरीत रदरफोर्ड ने बताया कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में आकर्षण बल द्वारा बंधे हुए रहते हैं। नेक्स्ट है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। तो दोस्तों रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की भी कुछ कमियां रह गई थी, जो इस प्रकार है। रदरफोर्ड के अनुसार ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, परंतु विद्युत गतिकी के नियम के अनुसार चक्रण करता हुआ अवेशित कण विकिरण का उत्सर्जन करता है, जिससे ऊर्जा में कमी हो जाती है और लगातार घटती हुई ऊर्जा के कारण वह नाभिक के पास आता जाएगा, अतः ऊर्जाहीन होकर वो नाभिक में गिर जाएगा। इस प्रकार परमाणु अस्थायी होना चाहिए, लेकिन परमाणु अस्थायी है। तो उसकी सबसे बड़ी कमी यह थी कि उसने ये तो बता दिया था कि जो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन जबकि उष्मा गतिकी है, जबकि जो विद्युत गतिकी है उसके अनुसार कोई भी आवेशित कण जब चक्कर लगाता है किसी के ऊपर, तो उससे विकर्ण उत्सर्जित होते हैं, यानी कि जो उसमें एनर्जी होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि जो वो चक्कर लगाता है उसमें उसकी एनर्जी लगती है, इसलिए उसकी एनर्जी कम होने लगती है और वो धीरे धीरे नाभिक की तरफ खींचा चला आता है। और जो अंत में जब उसकी एनर्जी पूरी खत्म हो जाती है तो वो नाभिक के अंदर मिल जाता है। ऐसा होता तो परमाणु अस्थायी होता, लेकिन परमाणु जो है वो स्थायी गुण का है। तो ये इसका एक तरह से इसकी कमी रही कि उसने ये नहीं बता सका कि वो ये नहीं बता सका कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके चक्कर तो लगा रहा है, लेकिन उसकी एनर्जी खत्म क्यों नहीं हो रही है। और जो दूसरी इसकी कमी थी वो इस मॉडल में नाभिक के बाहर गतिशील इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं था। इसमें इसने रदरफोर्ड के द्वारा जो बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते थे, इसने एक स्पष्ट तरीका नहीं बताया कि किस तरह से चक्कर लगाते हैं। वो एक कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, अलग अलग 2-4 कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं, या इस तरह से इसी स्वतंत्र ही घूम रहे हैं, इस बारे में रदरफोर्ड ने कुछ नहीं कहा था। ये तो ये दो रदरफोर्ड के जो परमाणु मॉडल की थी दो मुख्य कमियां थी। तो स्टूडेंट्स आज की हम जो चैप्टर था उसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, दूसरा हमने पढ़ा प्रोटॉन किसे कहते हैं, तीसरा हमने थॉमसन के परमाणु मॉडल को जाना, थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियां पढ़ी, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जाना, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के साथ साथ रदरफोर्ड के परमाणु का नाभिकीय मॉडल भी पढ़ा, और जो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की जो कमियां थी उनको भी देखी। तो जो इस अध्याय के इस चैप्टर के जो पार्ट 2 होने वाला है उसके अंदर हम बोर का नियम पढ़ेंगे, और जो आगे जो इस चैप्टर में टॉपिक दिए गए हैं वो पढ़ेंगे। तो इसके लिए हमारे चैनल NCERT सीखो को सब्सक्राइब जरूर कर दे।